वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट क्लब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट का चैप्टर 7। हम अब तक अपने चैप्टर 6 जो है महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के कंक्लूड कर चुके हैं फ्रेंड। और आज का जो हमारा चैप्टर डील करने वाला है वो है सेक्शन 32 टू 38 तक, जो है जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, प्रोविजन रिगार्डिंग टू जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, सूट, अपील, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। अपील वगैरह कहाँ करना है ये बताता है इन शॉर्ट ये चैप्टर फ्रेंड। जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट कहाँ का आता है? Maharashtra Rent Control Act to notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, but subject to the provision of Chapter 8, and notwithstanding that by reason of the amount of the claim, or for any other reason the suit or proceeding would not but for this provision be within jurisdiction। नहीं होता है but किसके लिए? but for this provision, ये provision के लिए ये jurisdiction होगा। A in Briman Mumbai Court of Small Cause Mumbai, in any area for which a court of small cause is established under Provincial Small Cause Court Act, such court। जिस एरिया में स्मॉल कॉज कोर्ट है तो वो वहाँ पर चलेगा पहले तो कोर्ट, जहाँ नहीं है वहाँ एल्सवेयर, जहाँ नहीं है वहाँ कौन सा चलेगा? दो कोर्ट ऑफ द सिविल जज जूनियर डिवीजन। जहाँ स्मॉल कॉज कोर्ट नहीं है वहाँ पर सिविल जज जूनियर डिवीजन चलेगा। Having jurisdiction in area in which the premises are situated, or if there is no such, और क्या है? सिविल जज भी नहीं है, दो कोर्ट ऑफ द सिविल जज सीनियर, जहाँ जूनियर डिवीजन नहीं है वहाँ पे सीनियर डिवीजन जो है ये मैटर। हैविंग ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन shall have jurisdiction to entertain and try any suit or proceeding between the landlord or tenant। ये दोनों के बिटवीन की जो भी प्रोसीडिंग होगी ये कौन चलाएगा? पहले स्मॉल कॉज कोर्ट नहीं होगा तो जूनियर डिवीजन सिविल कोर्ट के, या फिर सिविल जज के सीनियर डिवीजन, जहाँ जूनियर डिवीजन नहीं होंगे वो। रिलेटिंग टू द रिकवरी ऑफ रेंट, किस रिलेशन में चलाएंगे? लैंडलॉर्ड और टेनेंट के जो भी मैटर होंगे तो वो रेंट के रिकवरी के लिए होगा या पोजेशन के लिए होगा। ऑफ एनी प्रीमाइसेस एंड टू डिसाइड एनी एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन डिसाइड भी कर सकते हैं मेड अंडर दिस एक्ट अदर देन द एप्लीकेशन विच आर बी डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अदर देन मतलब इसको जो ये इसको छोड़ के बाकी जितने भी एप्लीकेशन है वो कोर्ट इंटरटेन कर सकता है, और वो किसको नहीं कर सकता? स्टेट गवर्नमेंट और ऑफिसर अथॉरिटी बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है। इसमें हमने देखा था 22, 23, 24 सेक्शन में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दे रखी थी, अगर वो एप्लीकेशन डिसाइड करते हैं तो वो एप्लीकेशन को छोड़कर बाकी जितने भी हैं एप्लीकेशन वो डिसाइड कर सकते हैं, ये बताए हुए 3 कोर्ट। एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, नो अदर कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू इंटरटेन सच सूट। किसी और कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं है, बार किया हुआ है जुरिस्डिक्शन इन शॉर्ट फ्रेंड इसमें, प्रोसीडिंग और एप्लीकेशन और डील विद सच क्लेम और क्वेश्चन। इसके अलावा कोई भी कोर्ट डील नहीं कर सकता है। 2A notwithstanding anything contained in clause B of subsection 1, the district court may at any stage withdraw any such suit। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को यहाँ पर क्या पावर है? मे है, पर डिस्क्रिशनरी पावर है। किसी भी स्टेज पे क्या कर सकता है? विड्रॉ कर सकते हैं सूट को, प्रोसीडिंग को और एप्लीकेशन को। पेंडिंग कहाँ पर हो? वो पेंडिंग कहाँ पर है? स्मॉल कॉज कोर्ट में है, एस्टैब्लिश फॉर एनी एरिया अंडर प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट, द ट्रांसफर द सेम फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू द कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन हैविंग ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन इन सच एरिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या पावर है फ्रेंड इसमें? अगर ट्रांसफ़र की पावर किसको है ऐसा पूछा जाता है तो अपने को क्या जवाब देना पड़ेगा क्वेश्चन का? कि ट्रांसफ़र की पावर है डिस्ट्रिक्ट जज को स्मॉल कॉज कोर्ट से निकाल के सिविल जज को कोर्ट में वो मैटर ट्रांसफ़र करके चलाने के लिए बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जज उसको। वेर एनी सूट प्रोसीडिंग और एप्लीकेशन हैज़ बिन विड्रॉ, जब विड्रॉ किया जाता है ऐसा कुछ एप्लीकेशन वगैरह, क्लॉज ए ऑफ द कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन विच देयर आफ्टर ट्राइज सच सूट प्रोसीडिंग or application as the case may be, may either retry it or proceed from the stage at which it is was withdrawn। विड्रॉ करने के बाद फिर से चलाने की अगर बात आती है, जहाँ से विड्रॉ किया था उसी स्टेज से चलाया जाएगा फर्स्ट तो, या फिर रीट्राई किया जाएगा, उसको फिर से क्या करा जाएगा? इधर है या तो फिर से सुना जाएगा या तो फिर प्रोसीड क्या किया जाएगा, जहाँ पे छोड़ा गया था वहीं से प्रोसीड किया जाएगा। द कोर्ट ऑफ सिविल जज ट्राइंग एनी सूट प्रोसीडिंग और एप्लीकेशन विदड्रॉन अंडर, जस्ट अ मिनट, सिविल कोर्ट ऐसे जो है सिविल कोर्ट ट्राई कर रहा है सूट या फिर प्रोसीडिंग या फिर कोई एप्लीकेशन
विड्रॉन अंडर क्लॉज ए, जो क्लॉज ए में देखा विड्रॉ किया जा रहा है फ्रॉम कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, तो शल फॉर पर्पज ऑफ सूट प्रोसीडिंग और एप्लीकेशन एज द केस में बी डीम टू बी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज। तो वो कौन सा कोर्ट होगा, क्या माना जाएगा, स्मॉल कॉज का कोर्ट ऐसा माना जाएगा। देन है हमारा सेक्शन 34 जो डील करता है अपील से। अब हो गया, ऑर्डर तो हो गया, डिग्री पास हो गई और वो उससे मंजूर नहीं है वो टेनेंट को या लैंडलॉर्ड को, तो उसकी अपील भी तो करना होगी। तो उसकी अपील कहाँ होगी, ये बताता है हमारा सेक्शन 34। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड अपील शैल लाई। कहीं पर भी कुछ भी बोल के रखा होगा फिर भी अपील लाई की जा सकती है। कहाँ पर की जा सकती है, इन बृहम मुंबई फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर मेड बाय द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज मुंबई एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन अंडर सेक्शन 33 टू द बेंच ऑफ 2 जजेस ऑफ द सेड कोर्ट विच शैल नॉट इंक्लूड जज who मेड सच डिक्री और ऑर्डर। तो इसमें क्या बता रहा है फ्रेंड, अगर स्मॉल कॉज जो कोर्ट है इसने कोई ऑर्डर और डिक्री पास कर रखी है तो इसकी अपील कहाँ जाएंगे फ्रेंड, 2 जजेस बेंच के पास जाएंगी। लेकिन उसमें 2 जजेस में जो है इंक्लूड कौन नहीं होना चाहिए, वो जज इंक्लूड नहीं होना चाहिए जो यहाँ पर जजमेंट दे रहा था। नेक्स्ट है एल्सवेयर फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर मेड बाय जज ऑफ कोर्ट ऑफ स्मॉल कोर्ट established under Provincial Small Cause Court Act or by the court of the civil judge deemed to be court of small cause under clause C of subsection 2 of section 33 or by civil judge exercising such jurisdiction to the district court। किसको jurisdiction exercise करते हैं ये सब लोग, तो district court को करते हैं। provided that no such appeal shall lie, अपील कब lie नहीं हो सकती है बता रहा है। a decree or order made in any suit proceeding in respect of which no appeal lies under CPC। CPC में जो बता रखा है कि अपील नहीं होती है तो यहाँ पर भी उस बात की अपील नहीं होगी, उस ऑर्डर ऑफ डिक्री की, नो अपील। A decree or order made in any suit or proceeding other than suit or proceeding relating to possession, possession के मैटर को छोड़ के जितने भी डिक्री और ऑर्डर हैं in which the plaintiff seek to recover rent in respect of any premises and the amount or value of the subject matter of which does not exceed। इसमें वैल्यू जो है पिक्यूलियर जुरिस्डिक्शन बताया है इन शॉर्ट फ्रेंड। तो रिलेट पोजेशन का छोड़ के कोई भी मैटर होगा जिसकी जो अमाउंट है रेंट की वो एक्सीड नहीं करती होंगी। वैसे सूट प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट ब्रिटिश मुंबई में होंगी तो 10,000 से ज़्यादा कितना होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए। 10,000 से ज़्यादा जो है नहीं होना चाहिए, -10 नॉट प्लस, ओके, नॉट एक्सीडिंग। इससे ज़्यादा रिकर जो रेंट कर रहे हैं उसकी प्लेंटिफ की अमाउंट नहीं होना चाहिए। वेयर सच सूट इज प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड एल्सवेयर द अमाउंट अप टू विच जज और कोर्ट स्पेसिफाई इन क्लॉज बी इज इन्वेस्टेड विद जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। किसी भी लॉ में बोल के रखा होगा वो टाइम बीइंग इन फोर्स के हिसाब से उस कोर्ट के हिसाब के जो जुरिस्डिक्शन है, जो पिक्यूलियर जुरिस्डिक्शन है उसके हिसाब से चलाया जाएगा। An order made upon an application or fixing standard rent or for determining the permitted increases in respect of any premises except in a suit or proceeding which an appeal lies। जिसमें अपील होती है उसको छोड़ के बाकी सब में एप्लीकेशन जो ऑर्डर है पास किया जा सकता है फिक्सेशन ऑफ रेट का। An order made upon an application by a tenant, एप्लीकेशन कौन करता है, टेनेंट, for direction to restore any essential supply। हमने जो देखा था कि इसेंशियल सप्लाई जो है वो क्या करता है, टेनेंट काट देता है कभी कभी। तो वो जो इसेंशियल सप्लाई जो है, कंपल्सरी जो सप्लाई थे उसको देने के, वो अगर वो नहीं करता है, वो कौन सा सेक्शन था फ्रेंड अभी हमारा इसेंशियल सप्लाई का, सेक्शन 29 था इसेंशियल सप्लाई का रिस्टोरेशन। सेक्शन 9 में बताया हुआ था इसेंशियल सप्लाई लैंडलॉर्ड को देने की ड्यूटी है और नहीं करता है तो उसको वहाँ फाइन भी दी गई थी फ्रेंड। और सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोमिसेस लेड टू हिम, एप्लीकेशन टेनेंट को करना पड़ेगा इसलिए। एवरी अपील अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी मेड विद इन 30 डे। लिमिटेशन कितना है, 30 डे का लिमिटेशन है। कब से है, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री और ऑर्डर एज द केस में भी। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। अपील कब करना चाहिए, अपील की लिमिटेशन क्या है, 30 डेज़ की है। कब से, डिक्री और ऑर्डर से फ्रेंड, ना कि मिलने के बाद से या समझ होने के बाद से। सर्विस जैसा हम देखते हैं तो डिक्री और ऑर्डर होता है तब से 30 डे का टाइम है। Provided that in computing the period of limitation prescribed by this subsection, the provision contained in section 4, 5 and 12 of Limitation Act 1963 shall so far as may be applied।
लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 4, 5 और 12 में जो बता रखा है कि कोर्ट बंद रहता है तो क्या करना चाहिए, किस तरह से लीव होती है, तो नेक्स्ट वाले डेट पे सूट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट लिमिटेशन एक्ट में जो बता रखी है प्रोविजन, लिमिटेशन कब कब होता है, कब किसको नहीं होता है, या कंडोन कर सकते हैं लिमिटेशन। सेक्शन 5 बताता है लिमिटेशन एक्ट का, डिले होता है तो डिले कंडोन किया जा सकता है सेक्शन 5 में। तो वो जो भी होगा वो इस पर अप्लाई होगा, ऐसा बताता है फ्रेंड। नो फर्दर अपील शैल लाई अगेंस्ट एनी डिसीजन इन अपील अंडर सबसेक्शन 1। कोई भी फर्दर अपील नहीं होती है लाए जो आप डिसीजन इन अपील में आता है सबसेक्शन 1 के, उसके लिए। वेयर नो अपील लाइज, जहाँ कोई अपील लाई नहीं होती, अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम द डिक्री और ऑर्डर इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ब्रिहन मुंबई द बेंच ऑफ 2 जजेस स्पेसिफाई इन क्लॉज ए, जो हमने क्लॉज ए में देखा था कि 2 जजेस का बेंच होना चाहिए अपील के लिए, ऑफ सबसेक्शन 1 एंड एल्सवेयर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग इटसेल्फ दैट द डिक्री और ऑर्डर मेड वॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ call for the case in which such decree or order was made, and the bench or court aforesaid, the district judge or any judge to whom the case may be transferred by the district judge shall pass such order with respect thereto as it think fit। लगता है 2 जजेस बेंच को लगता है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लगता है अकॉर्डिंग लॉ है नो, तो उसको अपील करने की नीड नहीं है। इस तरह के जो अकॉर्डिंग टू लॉ है तो अपील करने की क्या नीड है, सिंपली। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 35 सेविंग of suit involving title। Nothing contained in section 33, 34 shall be deemed to bar party to a suit proceeding or appeal mentioned therein which a question of title। ऊपर हमने जितना भी बोल के रखा है 33-34 में कि लाई नहीं होती, अपील नहीं कर सकते, तब भी क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। कब? क्वेश्चन ऑफ टाइटल का होगा तो प्रीमाइसेस एरिया का होगा, आर डिटरमाइंड फ्रॉम सुइंग इन कंपेटेंट कोर्ट टू स्टैब्लिश हिज टाइटल सच प्रीमाइसेस। टाइटल के ऊपर कोई होगा सूट तो क्या हो सकता है, कितना भी बोल के रखा होगा कहीं भी, फिर भी अपील की जा सकती है। देन है हमारा सेक्शन 36। सेक्शन 36 कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसीडिंग विच आर नॉट बोनाफाइड और फॉल्स, फ्लेरियस और वैक्शियस। अगर किसी टेनेंट ने या लैंडलॉर्ड ने गलत, झूठे बोनाफाइड इंटेंशन नहीं होने के बाद भी गलत, बेसलेस कोई कंप्लेंट फाइल किया है तो कंपनसेशन मिलेगा वो अदर पार्टी को जिसके खिलाफ इसमें फाइल किया है। इफ़ द कोर्ट फाइंड दैट एनी सूट प्रोसीडिंग और एप्लीकेशन institution or made before it is no instituted or made bona fide or false, frivolous or vexatious, the court may, after hearing the plaintiff or applicant and for reason to be recorded, reason record करेगा कोर्ट, order that compensation उसको order कर देगा not exceeding 2000 rupees be paid by such plaintiff or applicant to the defendant or opponent as the case may be। जिसने भी झूठा केस किया है उसके अगेंस्ट में क्या करेगा, अदर पार्टी को फाइन क्या करेंगे, कंपनसेशन देगा कोर्ट। कितना कंपनसेशन देगा तो 2000 रुपीज़। याद रखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन बन सकता है। सेक्शन 36 में कंपनसेशन दे रखा है 2000 रुपये तक का जो झूठा केस दाखिल करता है उसके लिए। देन है प्रोसीजर ऑफ कोर्ट सेक्शन 37। प्रोसीजर ऑफ कोर्ट, द कोर्ट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 34-33 shall follow the prescribed procedure in trying any hearing, suit, proceeding, application and appeal and in executing order made by them। कोर्ट क्या करेगा, कौन से प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करे वाला है उसी तरीके से हियर करेगा सूट को, प्रोसीडिंग को या किसी भी एप्लीकेशन को। 38 में बताता है टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ सूट प्रोसीडिंग और अपील। टाइम लिमिट कितनी दे रखी है, तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट और इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, a suit or proceeding under this act shall be heard and disposed of as expeditiously as possible as endeavour shall be deemed made to dispose of the case as far as may be practicable within the period of 12 months from the date of service of summons or as the case may be notice on the defendant। तो क्या बताता है फ्रेंड, टाइम डिस्पोजल का कितना होना चाहिए, 12 मंथ के अंदर डिस्पोज कर देना चाहिए। इसमें जो मैटर्स होते हैं लैंडलॉर्ड और टेनेंट के उसको कब से, तो सर्विस ऑफ समन से या तो नोटिस अगर देने की होंगी डिफेंडेंट को तो वो डिफेंडेंट के नोटिस के टाइम से 12 मंथ में ये केस जो है डिस्पोज कर देना चाहिए। एन अपील अगेंस्ट द डिक्री और ऑर्डर मेड बाय द कोर्ट शैल बी हर्ड एंड डिस्पोज ऑफ एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल एंड एंडेवर शैल बी मेड टू डिस्पोज ऑफ द अपील एज फार एज मे बी प्रिस्क्राइब विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ।
और अगर कोई अपील फाइल होती है, अगर कोई अपील फाइल करते हैं तो वो अपील को कितने 6 मंथ के अंदर क्या करना चाहिए, डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ अपील ऑन द रिस्पोंडेंट से वो डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। यहाँ पे 6 मंथ का टाइम है अपील के लिए फ्रेंड, 12 मंथ का जो है वो एप्लीकेशन और सूट के लिए जो भी लगा रहे सूट वगैरह प्रोसीडिंग उसके लिए 12 मंथ है, और 6 मंथ जो है अपील के लिए है। ये कब से है, अपील का पीरियड सर्विस ऑफ नोटिस से है फ्रेंड। और जो हमने देखा ऊपर जो जितने भी प्रोसीडिंग है वो प्रोसीडिंग के लिए क्या था, जो प्रोसीडिंग है उसके लिए 12 मंथ सर्विस ऑफ समन्स या नोटिस से था, लेकिन अपील का सिर्फ सर्विस ऑफ नोटिस से ही आता है। ओके देन नेक्स्ट, बस आज के लिए हम ख़त्म करते हैं फ्रेंड। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थोड़ा शॉर्ट रहेंगे वीडियोस, तो इंटरेस्ट भी आएगा स्टडी करने में, और एक चैप्टर हम एक दिन में कर रहे हैं तो हमारे मन को भी सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आज हमने एक चैप्टर स्टडी की है या रीड किया है। हम बेरेक्ट रीड कर रहे हैं हमारे इस लेक्चर सीरीज़ में फ्रेंड, एंड हम बेरेक्ट किस तरह से रीडिंग करना है ये भी देख रहे हैं, एंड मोर ओवर डीप में उसकी क्या नॉलेज है, क्या उसके प्रिस्क्रिप्शन है, क्या क्या उसके डिटेल्स है वो भी समझ रहे हैं फ्रेंड। तो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट टू माई चैनल टू encourage me or making me more and more videos. Thank you so much. Bye bye.